हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हमने ऑलरेडी हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर दिया है। बायोलॉजी का हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर दिया है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सही है, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारे 12th बायोलॉजी का 5th लेसन जिसका नाम क्या है, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा 5th लेसन और इसमें एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल के ऊपर, तो जरूर से जाके देख लेना जिस बच्चे ने भी नहीं देखा होगा। सही है, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग आगे की बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर तुरंत वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बहुत यूजफुल ऐप है, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा वहां पे। सही है, अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, अगर आपको मुझसे बातें करनी, मुझसे कनेक्ट होना, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, वहां पे आ जाना। बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, तो आप अगर नहीं आए हो तो आप भी वहां पे आ सकते हो, मुझसे डाउट वगैरह आप वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर है, तो स्टार्ट करते। देखो, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आप लोगों को देखो लास्ट टाइम पे ही ये ओवरव्यू दिया था हमारे पूरे लेसन के बारे में कि इस पूरे लेसन में हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती हैं। सही है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, दैट इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सही है, सबसे पहला हमारा क्या था, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जो कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर रखा है। सही है, तो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखो, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, इसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग एवोल्यूशन के ऊपर भी जंप करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत एवोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है ना उनको आज डिस्कस करने वाला है। देखो, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। सही है, तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे एवोल्यूशन पे और एवोल्यूशन के थ्योरीज के ऊपर कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने थ्योरीज दी थी, क्या क्या उन्होंने कहना चाहा अपनी थ्योरीज में कि एवोल्यूशन किस किस प्रकार हुआ है। समझ रहे हो, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में, तो देखो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैंने आप लोग को प्रोबायोंट के बारे में बताया था। प्रोबायोंट क्या था, एक प्रिकर्सर ऑफ सेल था जिससे आगे चल के सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला था। बताया था ना मैंने, कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर। जिसने नहीं देखा है लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे, मैंने वहां पे बताया हुआ था। तो कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर क्या थे, मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसा बंच ऑफ एरिया था। ठीक है, एक ऐसा एरिया था जहां पे अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो गए थे। ठीक है, वहां पे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए थे, कॉन्सेंट्रेट हो गए थे। साथ ही साथ उसके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर बन गई थी। सही है, यही बताया था ना सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर में। माइक्रोस्फीयर मतलब क्या, एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे आपके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आ गए थे और बहुत सारे प्रोटीन्स आ गए थे और वहां पे उसके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर बन गई थी। मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताता हूं थोड़ा सा। देखो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, एक जार लिया है। ठीक है, एक जार लिया है पानी से भरा हुआ, मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, ठीक है, इसके अंदर वाटर इसके अंदर रखा हुआ है। अब सिडनी फॉक्स ने क्या किया, सिडनी फॉक्स ने सबसे पहले इसके अंदर ना छोटे छोटे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल डाल दिए। तो मान लो ये जो येलो कलर से बना रहा हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसने क्या किया, इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल डाल दिए। प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ ही साथ इसने कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल डाल दिए। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ऑरेंज कलर में बना रहा हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ ही टाइम बाद उसने क्या नोटिस किया कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो मान लो एक ऐसा सेंटर सा पॉइंट होगा, एक ऐसा सेंटर सा पॉइंट होगा जहां पे प्रोटीन्स साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन्स साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। देख रहे हो, यहां पे पूरे पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट होके एक स्पीयर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। इमेजिन करो, ये तो मैं आप लोगों को 2D में दिखा रहा हूं, 3D में इमेजिन करो कि यहां पे एक स्पीयर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। उसके बाद साथ ही साथ सिडनी फॉक्स ने क्या किया कि इसके अंदर, सिडनी फॉक्स ने इसी के अंदर फॉस्फोलिपिड डाल दिया। ठीक है, तो मान लो दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ऐसा फॉस्फोलिपिड है ग्रीन कलर से। ठीक है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड ने क्या किया, तुरंत जाके इस ये जो स्ट्रक्चर दिया, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये जो स्पीयर वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, इसके आसपास ये मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या स्टार्ट कर दिया, मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो, एक ऐसी मेम्ब्रेन सी फॉर्म हो गई।
सही है। अब एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर क्या रखा हुआ है, प्रोटीन रखे हुए हैं। इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है। सही है। अगर इसके अंदर मैं एक जेनेटिक मटेरियल डाल दूं तो क्या ये सेल कहला सकता है बच्चों? ठीक है, क्या इसे मैं सेल कह सकता हूं? सिर्फ इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल की कमी है। सही है। और अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, जो जेनेटिक मटेरियल था, जो सबसे पहली बार जो जेनेटिक मटेरियल आया था, दैट इज द आरएनए। ठीक है, दैट इज द आरएनए। सो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ प्लैनेट पे सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? वो था आरएनए। सही है, सबसे पहले आरएनए फॉर्म हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो आरएनए होता है, सबसे पहली बात, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड होने की उसको जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो आरएनए है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये बनाना काफी इजी है। अगर जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है ना बच्चों, तो उसको बनाना थोड़ा हार्ड होता है कि यार एक स्टैंड बनाओ, फिर उसी के जैसी हुई दिखती हुई दूसरी स्टैंड बनाओ, मतलब उसके अपोजिट वाली, फिर दोनों स्टैंड को एक साथ पैरेलली अरेंज करो एक साथ, फिर हेक्सागन स्टेप बनाओ, हेलिक्स फॉर्म बनाओ। सही है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है डीएनए के केस में। आगे चल के डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग में जब प्रिकर्सर बना था सेल का, जब सेल पहली बार बनना शुरू हुआ था, उस टाइम पे सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? दैट इज द आरएनए। यही कहता है हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, इट इज नथिंग बट आरएनए। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज कहा है इन्होंने बोला कि यार जो रिप्रोडक्शन है ना, ठीक है, रिप्रोडक्शन पता है ना आप लोग को, रिप्रोडक्शन सबसे पहली बार इस आरएनए ने ही परफॉर्म किया। ठीक है, सबसे पहली बार जो रिप्रोडक्शन था वो आरएनए ने ही परफॉर्म किया है। समझ रहे हो कैसे किया होगा? देखो, आरएनए की एक स्ट्रैंड है, अब यहां से आजू बाजू में न्यूक्लियोटाइड आए होंगे, तो इसने क्या किया, इसके जो अपोजिट वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे वो यहां पे से रख दिए। सही है। और इससे क्या फॉर्म कर दी, एक चेन फॉर्म कर दी बिकॉज ऑफ आर राइबोसोम। हम लोग ने पढ़ा है ना 4th लेसन में, कैसे आरएनए से आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा है ना हम लोग ने। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि इस आरएनए से इसने अपने जैसे दिखने वाली एक और स्टैंड बना दी। ठीक है, अपने जैसी दिखने वाली एक और स्टैंड बना दी। अगर ये ए होगा तो ये यू होगा, आरएनए में यू होता है ना, अगर ये यू होगा तो ये ए होगा, अगर ये सी होगा तो ये जी होगा, ये हम लोग ने पढ़ा है ना, अगर ये जी होगा तो ये क्या होगा, सी होगा, ये पढ़ा हुआ है ना हम लोग ने। सही है। तो ऐसी कुछ एक नई स्टैंड बना दी, और ये नई स्टैंड आके किसी दूसरे सेल में एंटर कर गया, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में एंटर कर गया। तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ ना बच्चों, कि अपने ही जैसे दिखने वाली एक कॉपी बना देना। ठीक है, अपने ही जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला एक दूसरा नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना, एक कॉपी फॉर्म कर देना, इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये सबसे पहली बार किसने किया था? दैट इज आरएनए ने किया था। समझ रहे हो, मतलब रिप्रोडक्शन की शुरुआत आरएनए ने की थी। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज है, आरएनए के अंदर कैटालिटिक फंक्शन होता है बच्चों। ठीक है, कैटालिटिक फंक्शन मतलब क्या, कि वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जैसा हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, कैटलिस्ट क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है कैटलिस्ट जो रिएक्शन को तेज करा देता है। कोई भी नॉर्मल स्लो स्पीड वाली चलने वाली रिएक्शन को अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो रिएक्शन बड़ी तेज हो जाएगी। सही है, रिएक्शन बहुत ही तेज परफॉर्म होने लगेगी। सिमिलरली उसके अंदर वो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, बस वो रिएक्शन को तेज कराता है। कुछ प्रॉपर्टीज आरएनए की भी वैसी है। आरएनए भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। इसकी बच्चों होती है कैटालिटिक, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। अब ये कौन सी कैटालिटिक एक्टिविटी करता है? हम लोग ने पढ़ा, देखो हम लोग ने 4th लेसन में पढ़ा था कि आरएनए से आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सही है, आरएनए से आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनता है आरएनए से आगे चल के। तो मैंने आप लोग को बताया था कि एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है, याद करो, एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है। इस एमआरएनए के ऊपर एक राइबोसोम आके लगता है, याद है, इसके ऊपर एक बर्गर शेप का राइबोसोम आके लगता है, कुछ इस शेप का, कुछ इस शेप का, याद है। ठीक है, अब ये राइबोसोम, ये जो बर्गर शेप वाला राइबोसोम है, दैट इज, ये किससे बना हुआ है? आरआरएनए से बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या था, याद करो, जो भी अमाइनो एसिड आते थे, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आते थे ना, तो उन दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर देना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर देना। समझ रहे हो? तो इसके और इसके बीच में क्या फॉर्म कर रहा है? वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके पास बच्चों कैटालिटिक एक्टिविटी है। मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी जल्दी यहां से वहां भागता है और रिएक्शन करने, परफॉर्म करने निकल जाता है। समझ रहे हो? तो ये भी एक हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये तो इनस्टेबल था, तो इसीलिए आगे चल के डीएनए की जरूरत भी पड़ी। देखो डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी आगे चल के? क्योंकि आरएनए एक अनस्टेबल है।
आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि कहीं पे भी जाके रिएक्ट कर देता है, कहीं पे भी जाके कोई भी केमिकल सिंथेसिस कर देता है। तो हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल की जरूरत थी जो एक बॉडी के अंदर स्टेबली रह सके और कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जा सके। दैट्स व्हाई डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दैट्स व्हाई डीएनए बना आगे चल के। समझ में आ रही बात? साथ ही साथ आपको पता है कि आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आरएनए के अंदर ये थायमिन नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, सही है। ये चीजें होती है आरएनए के अंदर, जिसमें यू जो है इट स्टैंड्स फॉर यूरासिल, एंड यूरासिल इज वेरी हम लोग बोल सकते हैं वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है जो कहीं भी धड़ाधड़ रिएक्शन करने लगता है। दैट्स व्हाई डीएनए के फॉर्मेशन में इस यूरासिल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई। किससे रिप्लेस किया गया था इसको? थायमिन से। समझ रहे हो? तभी इस यूरासिल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई थायमिन से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही आपका है छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो इसका कंक्लूजन क्या है? देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब सबसे पहला सेल बना होगा, ठीक है, जो सबसे पहला सेल बना होगा उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? आरएनए होगा, ठीक है। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, मतलब ये सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं, थियरीज बना रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। क्या पता उस टाइम पे कोई और जेनेटिक मटेरियल रहा हो जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। बट अभी तक हम लोग को जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया ना, दिस इज द प्रोटोबायोंट। ये क्या है? प्रोटोबायोंट। स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड। सही है, तो ये प्रोटोबायोंट है। प्रोटोबायोंट मतलब क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ सेल, ठीक है, जिससे आगे चल के सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला हो, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ सेल। सही है। अब इसके अंदर सिर्फ मैं एक जेनेटिक मटेरियल डाल दूं, अगर इसके अंदर सिर्फ मैं एक गलती से एक आरएनए डाल दिया, मान लो दिस इज द आरएनए, मैंने इसके अंदर घुसा दिया, दिस इज द सेल, यही तो हमारा सेल होता है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले सेल ऐसे ही फॉर्म हुआ होगा, फिर उस आरएनए के अंदर म्यूटेशन होती हुई है। मान लो जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, तो यहां पे गलती से एक म्यूटेशन हो गई, गलती से एक ही जगह यू लगाना था लेकिन एक ही जगह जी लग गया। मान लो एक ही जगह यू लगाना था पर एक ही जगह क्या लग गया? जी लग गया, तो ये म्यूटेशन हो गई। मतलब ये जो आरएनए है ये हल्का सा डिफरेंट हो गया इससे, मतलब इससे आगे चल के जो प्रोटीन बनेंगे वो हल्के से डिफरेंट बनेंगे इससे। समझ रहे हो? इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। यही चेंजेस धीरे 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 कंटिन्यू हुए, ठीक है। यही जो चेंजेस थे वो धीरे धीरे कंटिन्यू हुए एंड इट्स लीड्स टू एवोल्यूशन, और जिसके वजह से क्या हुआ है? आपका एवोल्यूशन हुआ है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन, जहां पे हम लोग को समझना है कि एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ एवोल्यूशन। सही है। देखो एवोल्यूशन सिंपल सा टॉपिक है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर एक बहुत ही ग्रेजुअल टाइम में, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो एक चेंज आते रहना। सही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही धीरे 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 चेंज आते रहना, और उस चेंज की वजह से एक नई कॉम्प्लेक्स स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। क्या बोला मैंने? समझा? ध्यान से सुनो, वापस बोलता हूं, एकदम धीरे धीरे बोलता हूं। एक स्पीशीज थी, एक प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी, मतलब पहले से हुई स्पीशीज थी, उसके अंदर धीरे धीरे कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे कोई चेंजेस हो रहे हैं। अब ये जो चेंजेस ये कितने धीरे हैं? ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको होने में। ऐसा नहीं कि आज एक स्पीशीज थी फिर कल एक दूसरी स्पीशीज बन गई, परसों एक तीसरी स्पीशीज बन गई, इतना जल्दी नहीं होता कुछ भी। ये सब होने में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना स्पीशीज जो है वो फॉर्म हो रहे हैं एक दूसरे स्पीशीज में बहुत ही स्लो प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसी स्लो प्रोसेस के थ्रू एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। समझ लो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मतलब एक स्पीशीज है, उसके अंदर थोड़े 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 चेंजेस है, और वो चेंजेस की वजह से आगे एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द एवोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एवोल्यूशन। तो यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख कर आया हूं, आपकी बुक में ना बहुत सारे डेफिनेशंस, अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट इस डेफिनेशन को याद कर लो, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ये एवोल्यूशन की। क्या कहता है ये? देखो क्या कहता है ये? एवोल्यूशन इज डिफाइन एज, ठीक है, एवोल्यूशन क्या डिफाइन करता है? इट इज अ स्लो, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब क्या? जो धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चल रही है, जो रुकी नहीं है, ठीक है। आज भी ये प्रोसेस रुकी नहीं है। ऐसा तुम लोगों को लग रहा है ना कि एवोल्यूशन तो हो गया यार, इंसान तो बन गया, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा? क्या पता इससे आगे चल के कोई और, आगे 1 लाख साल बाद, 2 लाख साल बाद कोई और स्पीशीज उभर के आ जाए। जैसे तुम लोग ने पढ़ा है ना कि सबसे पहले पाइसेस बनी, फिर पाइसेस से एव्स, सॉरी पाइसेस से एव्स नहीं, हाँ, पाइसेस से आगे चल के एम्फीबियंस बने,
सही है। तो एम्फीबियंस का दुनिया पे राज था, फिर एम्फीबियंस से आगे चल के दूसरी स्पीशीज आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, फिर रेप्टाइल्स का दुनिया पे राज था, जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या था, रेप्टाइल ही था ना। फिर डायनासोर से आगे चल के मैमल्स बन गए, मतलब रेप्टिलिया से आगे चल के मैमल्स बन गए। अब मैमल्स का राज है इस दुनिया पे, जैसे हम वी आर द मैमल्स ना, हमारा राज है। क्या पता आगे चल के मैमल से कोई दूसरी स्पीशीज बने, उनका राज हो भैया, वो आए और ह्यूमंस को मार दिया जाए, ठीक है, ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस को खत्म कर दिया जाए और एक नई स्पीशीज आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका रिजल्ट है, ये सारी की सारी चीजें एवोल्यूशन का रिजल्ट है। सो एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है, जो प्रोसेस कभी भी रुका हुआ नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, दैट इट इज डिफाइंड एज, एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, धीरे धीरे अपनी स्लो से स्पीड पे चलने वाला प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि हमेशा चलता है, आज भी एवोल्यूशन चल रहा है, आज भी एवोल्यूशन, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, सही है। इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब क्या, कि एवोल्यूशन को कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। हम लोग ने सुना है ना कि बंदरों से इंसान बने हैं, तो क्या आगे फ्यूचर में इंसान वापस बंदर बन जाएगा, नहीं ना, उससे आगे कोई दूसरी स्पीशीज फॉर्म हो सकती है, बट वापस तो हम पीछे नहीं जा सकते ना, वापस तो हम आगे चल के एप्स नहीं बन सकते, वापस आगे चल के हम लोग पाइसेस नहीं बन सकते, मतलब एवोल्यूशन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। एवोल्यूशन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ रहे हो, ठीक है। सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज थ्रू विच, ठीक है, जिससे क्या होगा, एन प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, आज के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने हैं, वो बने हैं प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सिंपल फॉर्म से। मतलब जो पहले एग्जिस्ट करती हुई सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके अंदर चेंजेस आके क्या फॉर्म हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एवोल्यूशन कहते हैं। समझ में आया, आई गेस हर बच्चे को समझ में आ गया होगा एवोल्यूशन मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन इज अ स्लो, बहुत ही धीरे धीरे चलती है प्रोसेस, स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। साथ ही साथ में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कभी भी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं चाहते कि अभी चलो भैया इस ऑर्गेनिज्म को वापस पहले जैसा बना दो, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ठीक है। चेंज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज थ्रू विच अ प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, आज के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बने हैं वो, आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल प्री एग्जिस्टेड फॉर्म, ठीक है, पहले की जो प्री एग्जिस्टेड फॉर्म है उससे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग, हमारा फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज द एवोल्यूशन, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई बात। अब एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कुछ थियरीज है। याद करो, मैंने आप लोग को लेसन नंबर 1 में थियरीज ऑफ ओरिजिन में सबसे पहली थियरी पढ़ाई थी, दैट इज थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। याद है बच्चों आप लोग को? तो उसमें क्या बताया था मैंने कि अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देयर वाज समवन गॉड, ठीक है, हमारे पास कोई गॉड है जिसने हम सबको क्रिएट किया है एज इट इज। इस सारे दुनिया को, जैसी दुनिया आज दिख रही है वैसी ही दुनिया गॉड ने बनाई हुई है, ठीक है, एज इट इज फॉर्मेशन हुआ है सारे दुनिया का, ठीक है। इसका मतलब उस थियरी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है, उस थियरी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन नहीं हुआ है। बट हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे कुछ थ्योरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन हुआ है, और उसको प्रूव करने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, समझ रहे हो। तो कुछ थ्योरीज हम लोग आज यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहली जो थ्योरी हम लोग को डिस्कस करनी है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी? ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आप लोग ने ऑलरेडी इनका नाम बहुत ही ज्यादा सुना होगा, सही है। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, मान लो एक पॉपुलेशन है, सबसे पहले इन्होंने बात किया एक पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को तो पता ही होगा, पॉपुलेशन का मतलब तो हर बच्चे को पता होगा ना, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज, ठीक है, एक ही स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप को, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जो जनरली इंटरब्रीड करता है, जो जनरली क्या करता है, अपने ही स्पीशीज से क्या करता है, इंटरब्रीड करता है। समझ में आ रही बात। अगर मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ ह्यूमन को ही काउंट करूंगा, उसमें मैं कुत्तों को तो काउंट नहीं करूंगा, डॉग्स को तो काउंट नहीं करूंगा, कैट को तो काउंट नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो सिर्फ अगर मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ ह्यूमन को गिनूंगा, सही है। अगर मैं डॉग्स की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ डॉग्स को गिनूंगा। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की बात हो रही है, विच कैन जनरली इंटरब्रीड, जो हमेशा जनरली क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया। अब
इन पॉपुलेशन के बीच में होता है बच्चों कंपटीशन, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। जैसे हमारे स्कूल्स में कंपटीशन होता है, पहला नंबर कौन आएगा भाई, पहला नंबर तो कोई एक ही बच्चा आ सकता है ना 40-50 बच्चों में से, तो उसके लिए कंपटीशन होता है। वैसे ही खाने के लिए, हैबिटाट के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी कंपटीशन नेचर में देखने के लिए मिलता है। अब ये कंपटीशन दो प्रकार के हो सकते हैं, जो कंपटीशन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है इंट्रा स्पेसिफिक, एक है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दो प्रकार के कंपटीशन है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दो, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और एक है इंटर स्पेसिफिक। अगर मैं इंटर स्पेसिफिक की बात करूं, अगर मैं इंटर स्पेसिफिक की बात करूं तो इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन है एक सेम चीज के लिए। मान लो एक चावल का दाना है, ठीक है, अब उस चावल के दाने को कौवे को भी खाना है और चिड़िया को भी खाना है, तो दो अलग अलग स्पीशीज एक ही चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक। जैसे हमारे स्कूल्स में होती है ना इंटर कंपटीशन, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब क्या, अलग अलग कॉलेजेस के लोग आते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं और वो कंपटीशन करते हैं। तो इंटर मतलब क्या, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। वहीं अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो इंट्रा मतलब क्या, विद इन अ सेम स्पीशीज, ठीक है, एक ही स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। अब इन दोनों में से डेडली कौन सा है, कौन सा जो कंपटीशन है वो ज्यादा खतरनाक है, वो है बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब सेम स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो उसमें वो ज्यादा डेडली होगा, उसमें ज्यादा खतरा होगा, ज्यादा डेंजर होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसको समझाने का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था डार्विन्स ने। देखो मैं भी आप लोग कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बट आप लोग को एक डार्विन का भी एग्जांपल देता हूं जहां से उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की थी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी नेचर के अकॉर्डिंग फिट होगा, ठीक है, जो भी नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिट होगा। नेचर के अकॉर्डिंग फिट होना मतलब क्या, सिर्फ बॉडी से फिट होना, क्या अच्छे मसल है तो भैया हम फिट है, ऐसा नहीं। फिटनेस बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे अभी फिजिकल फिटनेस तो होती है, साथ ही साथ मेंटल फिटनेस भी होती है, सोशल फिटनेस भी होती है, समझ रहे, इकोनॉमिकल फिटनेस भी होती है, भैया पैसा भी तो होना चाहिए हमारे पास, तो वो भी एक टाइप की फिटनेस है, समझ रहे हो। ऐसे बड़े बिहेवियरल फिटनेस भी होती है, ऐसे बड़े सारे टाइप्स की फिटनेस को मिलाकर अगर हर इंसान हर एक टाइप की फिटनेस में फिट है तो मैं कह सकता हूं कि वो बंदा क्या है, हेल्दी है, ठीक है, वो बंदा क्या है, हेल्दी है, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेचर के हिसाब से, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से फिट है, उसको मौका मिलेगा अपने जीन्स को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने का, ठीक है, अगले जनरेशन में अपने जीन्स को ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा। जैसे मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं, मान लो दो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, दो इंसान है, एक इंसान बहुत ही अच्छा दिखता है, उसकी हाइट भी अच्छी है, ठीक है, उसका शक्ल सूरत भी अच्छा है, उसको अच्छी जॉब भी लगी हुई है, बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, सही है। और एक दूसरा इंसान है जिसको मान लो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम पता है ना तुम लोगों को, तो उसको मान लो डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम वाला तो ज्यादा टाइम जिंदा भी नहीं रह पाएगा, सिर्फ 5 साल 6 साल तक जिंदा रह पाएगा, सही है। लेकिन जो अच्छा कंडीशन है, जो बहुत ही नेचर के हिसाब से जो फिट है, आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से, वो तो भैया जिंदा रहेगा, तो उसको मौका मिलेगा अपने जीन को अगले जनरेशन में डालने का। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाला बंदा है, क्या उसको मौका मिला, क्या वो शादी कर सकता है, ठीक है, नहीं कर पाएगा ना वो शादी, क्योंकि यार 5-6 साल में मर जाने वाला है, वो उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम बीमारी है उसको, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो नेचर के हिसाब से फिट है उसको मौका मिलेगा अपने जीन्स को अपने अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने का, मतलब बच्चे पैदा करने का उसको मौका मिलेगा, सही है, अपने जीन को अगले जनरेशन में डालने का, ताकि उसके जीन क्या हो, कंटिन्यू हो जनरेशन में। और जो खराब जीन है, जो नेचर के हिसाब से फिट नहीं जीन है, वो आगे कंटिन्यू नहीं होंगे, समझ रहे हो, आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। यही कहना था आपके डार्विन अंकल का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, नेचर सिलेक्ट करेगी, नेचर के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिज्म फिट होगा उसे मौका मिलेगा अपने जीन को अगले जनरेशन में पास ऑन करने का। और अगर कोई पर्सन फिट नहीं है, अगर कोई पर्सन नेचर के हिसाब से हेल्दी नहीं है, इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं है, तो वो अपने जीन को अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, सही है। अब जो जीन ट्रांसफर होंगे, मतलब मेरे जीन अगर ट्रांसफर हुए तो मेरे पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स आगे भी ट्रांसफर होंगे, फिर उसके अंदर कुछ अच्छी म्यूटेशन हुई, अच्छी चीज हुई, तो वो कैरेक्टर्स आगे और ट्रांसफर होंगे, समझ रहे हो, ऐसे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होंगे। और जो जीन खराब होगा वो यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब आगे आने वाली पॉपुलेशन में, आगे आने वाली जनसंख्या में वो जीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, मेरे जीन एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
तो ये कहने का मतलब क्या था किसका, दैट इज चार्ल्स डार्विन का। अब इन्होंने इस चीज को ना एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने इस सारी चीजों को समझाया था। आ जाओ समझते, आ जाओ समझते। तो इन्होंने क्या बोला यार, 1700 की बात है अमेरिका की, ठीक है, 1700 में अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका आप लोग को पता ही है, उस टाइम पे ना वहां पे एक मॉथ की स्पीशीज होती थी, मॉथ 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 एक इंसेक्ट है जो कि बटरफ्लाई की तरह दिखता है, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला एक इंसेक्ट है, उसकी एक स्पीशीज होती थी। और ये मॉथ ना बच्चों, जो मॉथ है ये ब्लैक कलर के होते थे। कौन से कलर के होते थे, मोस्टली ब्लैक कलर के होते थे। अब ये बात है कब, 1700 की, ठीक है, 1700 के टाइम की बात है, जहां पे मॉथ की स्पीशीज थी और ये स्पीशीज मेनली किस कलर की होती थी, ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है। अब उस टाइम पे वहां पे एक पेड़ हुआ करता था अमेरिका में, कहीं की तो बात हो रही है, वो तो नहीं पता, वो तो नहीं बताया उन्होंने, बट यहां पे एक पेड़ हुआ करता था और इस पेड़ का जो ट्री ट्रंक था, ट्री ट्रंक समझते हो, मतलब ये जो तना था, ये जो पेड़ का तना था ना, ये भी ब्राउन कलर का था भैया, सही है, ये भी क्या था, ब्राउन कलर का था। अब इन्होंने क्या बोला, उस टाइम पे जब 1700 की बात हो रही है अमेरिका की, तो उस टाइम पे ज्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं था, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला उस टाइम पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी, हवा बहुत ही प्योर थी। और जो ट्री ट्रंक है ना, जो ट्री का तना है, इसका कलर क्या था, ब्राउन कलर का था। और इस ट्री ट्रंक पे ये ब्लैक कलर का मॉथ बैठता था। ये जो ब्लैक कलर का मॉथ है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मॉथ का, देखो बनाने की कोशिश करता हूं मैं, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं यार, कुछ जैसे बटरफ्लाई की तरह दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता था इस मॉथ का, सही है। पहले पहले ये ब्लैक कलर का ही मॉथ एग्जिस्ट करता था, तो ब्लैक कलर तो यहां दिखेगा नहीं, चलो मैं व्हाइट कलर से बना देता हूं, इमेजिन कर लो ये ब्लैक है, ठीक है, तो ऐसा ब्लैक कलर का मॉथ वहां पे एग्जिस्ट करता था। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला, डार्विन ने क्या बोला कि यार इस ब्लैक कलर के मॉथ पे, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का मॉथ है, इस ब्लैक कलर के मॉथ में एक छोटी सी म्यूटेशन हुई, ठीक है, इस ब्लैक कलर के मॉथ में एक छोटी सी क्या हुई, म्यूटेशन हुई, जिस म्यूटेशन की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। समझ रहे हो, जैसे मान लो 100 मॉथ है, ठीक है, 100 मॉथ है, अब उसमें से किसी एक के अंदर या दो के अंदर म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से उसकी अगले आने वाली जो जनरेशन थी ना, वो ब्राउन कलर की हो गई। कौन से कलर की हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, स्टोरी समझ में आ रही है ना। वापस बताऊं, ज्यादा कुछ बताया नहीं अभी तक मैंने, वापस देखो 1700 की बात है, अमेरिका में मॉथ की स्पीशीज थी, बट इंसेक्ट होते छोटे छोटे, ठीक है, मॉथ, तो मेनली सिर्फ ब्लैक कलर के ही इंसेक्ट वहां पे पाए जाते थे, ब्लैक कलर के ही मॉथ पाए जाते थे, ठीक है। बट इन मॉथ के अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन होने की वजह से इनके अंदर एक नई स्पीशीज बन गई, एक नए टाइप के मॉथ बन गए, स्पीशीज तो नहीं बट एक नए टाइप के मॉथ बन गए जो ब्राउन कलर के हुआ करते थे। अब ये दोनों मॉथ इसके ऊपर बैठते थे, ये जो दोनों मॉथ है ना, ब्लैक वाले मॉथ और ब्राउन वाले मॉथ, मतलब ब्लैक वाला भी यही बैठता था और ब्राउन वाला भी यही बैठता था। समझ रहे हो, अब ध्यान से सुनो, ये ब्राउन कलर का ये है ट्री ट्रंक है, तो जो ब्राउन कलर के मॉथ है वो तो छुप जाते थे भैया, कि वो तो दूर से दिखते नहीं थे, क्योंकि ट्री ट्रंक का भी कलर ब्राउन है, इस पेड़ के तने का भी कलर ब्राउन है और इस ब्राउन वाले मॉथ का कलर भी ब्राउन है, तो जो ब्राउन वाले मॉथ है वो तो छुप जाते थे। लेकिन जो ब्लैक वाले मॉथ है ना, वो दूर से दिखते थे, ठीक है, दूर से किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिख जाते थे। तो जब भी एक प्रीडेटर आता था इसको खाने के लिए, इंसेक्ट को खाने के लिए, जैसे बर्ड्स आती थी ना, बर्ड्स मोस्टली इंसेक्ट को खाती है, तो जब कोई भी बर्ड ऐसे ऊपर से उड़ते 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 आती थी, ठीक है, तो उसको ये वाला मॉथ दिख जाता था, कौन सा, ब्लैक वाला मॉथ दिख जाता था, और ब्राउन वाला मॉथ नहीं दिखता था। क्यों भैया, क्योंकि ट्री ट्रंक का कलर भी क्या है, ब्राउन है। तो 1700 के टाइम पे जो ब्राउन वाली स्पीशीज थी उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, उसका पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसको कोई खा ही नहीं रहा, इसको कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ गया। और ब्लैक वाले का पॉपुलेशन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ब्लैक वाला दूर से दिख जाता था, तो ब्लैक वाले का पॉपुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। यहां तक चीज समझ में आई। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने कहा ये चीजें मिटा रहा हूं मैं, इतनी चीजें मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर डार्विन ने कहा, इन्होंने बोला जंप टू 1795, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जंप टू 1795। अब 1795 में आ जाओ।
पहले 1700 की बात कर रहे थे, अब इन्होंने बोला 1795 में आ जाओ। इस टाइम पे अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बैठ गई, बहुत सारे कार्बन इमिशन निकलने लगे, बहुत सारे धुएं निकलने लगे। तो एक स्पेसिफिक धुआं होता है बच्चों NO2 और SO2, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं NO2 और SO2, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से, इन पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से ये जो ट्री ट्रंक था ना बच्चों, इसका कलर ब्लैक हो गया, ठीक है, जो ट्री ट्रंक था, इस ट्री ट्रंक का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो ब्लैक तो बना नहीं पाऊंगा इस बोर्ड पे मैं, व्हाइट से मैं दिखा रहा हूं ब्लैक को, ठीक है, मान लो ये व्हाइट कलर ब्लैक है, ऐसा मान लो, इमेजिन कर लो। तो आपके इस ट्री ट्रंक का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कंडीशन क्या होगी, ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, अब जब इसके ऊपर ब्लैक वाला मॉथ बैठेगा तो वो तो छुप जाएगा, सही है, और ब्राउन वाला मॉथ बैठेगा तब अब वो तो दिखने लगेगा, सही है, क्योंकि अब इस ट्री ट्रंक का कलर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यहां पे कौन फिट है, इस ट्री ट्रंक के कलर की वजह से, इस ट्री ट्रंक के कलर से कौन फिट है, ब्लैक वाला फिट है। तो इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे जो ब्लैक वाले मॉथ थे उनका क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, और ब्राउन वाले मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया, ठीक है, ब्राउन वाले मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया। समझ में आई बात। तो इससे हमको क्या सीख मिली, इससे हमको क्या जानने मिला कि जो भी नेचर के अकॉर्डिंग, आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग फिट होगा, ठीक है, जो भी आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग फिट होगा बच्चों, वही सरवाइव कर सकता है, उसी के पास परमिशन है सरवाइव करने की। अगर आप अपने बॉडी के अंदर, अगर नेचर चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो आप उसके साथ साथ अपने बॉडी में नेसेसरी चेंजेस नहीं करोगे तो आपकी भी डेथ हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये कहने का काम किसने कहा था, दैट इज चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ में आ गया, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, सही है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये था थ्योरी किसकी, चार्ल्स डार्विन की। हमारी पहली थ्योरी हो गई, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आ जाओ सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी है किसकी, लेमार्क की, ठीक है। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, जेन बैप्टिस्ट लेमार्क करके, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज लेमार्किज्म। अब इनकी थ्योरी आगे चल के तो फेल हो गई थी, बट बहुत काम की थ्योरी थी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अडैप्टेशन के ऊपर बात की थी, अडैप्टेशन के ऊपर बात की थी, ठीक है। अडैप्टेशन मतलब क्या, इन्होंने क्या बोला कि देखो यार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुछ अपने बॉडी के बहुत ऑर्गन्स को, कुछ ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो ऑर्गन उनकी बॉडी में स्ट्रांग हो जाता है, सही है। और जो ऑर्गन वो यूज नहीं करते, टाइम बाय टाइम वो ऑर्गन उनके बॉडी में धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन की बात की कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं कि जो चीजें बहुत ज्यादा यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, उसके वजह से वो ऑर्गन उनके बॉडी में स्ट्रांग हो जाएगा, सही है, मतलब यूजफुल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और जो उस ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बात की, अडैप्टेशन की बात की। और ये अडैप्टेशन कैसा था, या तो आप यूजफुल अडैप्टेशन कर सकते हो या फिर यूजफुल मॉडिफिकेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, यूजफुल मॉडिफिकेशन लिख सकते हो, या फिर इन्होंने कहा यूजलेस मॉडिफिकेशन, ठीक है, यूजलेस मॉडिफिकेशन भी हो जाती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मॉडिफिकेशन। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला देखो यार, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रिच ने उड़ना छोड़ दिया, जमीन पे रहने लगी। वो पहले उड़ती थी, ठीक है, पर उसने उड़ना छोड़ दिया, बोली यार अब मैं नहीं उड़ने वाली, मैं जमीन पे घूमूंगी, जिसकी वजह से उसके विंग बहुत ही वीक हो गए, अब वो चाह के भी नहीं उड़ सकती, क्योंकि उसके विंग के साथ यूजलेस मॉडिफिकेशन हुई, उसको उसने यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई उसके विंग बहुत ही ज्यादा वीक हो गए, लेकिन उसके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, सही है। अगर एक ऑस्ट्रिच आपको एक लात मार दे, या फिर किसी को भी एक लात मार दे ना, तो वो इंसान, उस इंसान की डेथ तक हो सकती है, इतना उसका स्ट्रांग पैर होते, समझ रहे हो। तो उसने अपने पैर को ज्यादा यूज किया, दैट्स व्हाई उसके पैर क्या हो गए, और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, सही है, समझ में आ रही बात। फिर उसने एक और एग्जाम्पल दिया, कि उसने एग्जाम्पल दिया लोहार का। लोहार पता है ना, जो लोहे के बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो उसने क्या बोला कि जो लोहार है वो फ्रीक्वेंटली अपने इस मसल्स को यूज करता रहता है, ठीक है, अपने इस मसल्स को, पूरे एरिया को यूज करता रहता है, क्योंकि उसको मारना पड़ता है ना लोहे के ऊपर, दैट्स व्हाई लोहे का एक शेप आता है।
तो उसने क्या बोला कि अपने आप, ठीक है, लोहार अपनी मसल्स को इतना ज्यादा यूज करता है जिसके वजह से उसके पूरे मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, इसके पूरे मसल्स क्या हो जाते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि एकदम सही बात है। फिर उसने क्या बोला, उसने जिराफ का एग्जांपल दिया। उसने बोला कि यार देखो, जिराफ जो है, उस पहले जिराफ एक्चुअली जो स्पीशीज है वो हॉर्स से इवॉल्व हुए हैं। पहले हॉर्स की स्पीशीज थी, तो हॉर्स से आगे चल के जिराफ का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसने क्या बोला कि यार पहले छोटे जो हॉर्स होंगे वो नीचे नीचे के घास खाते होंगे, नीचे नीचे के पत्ते खाते होंगे। फिर एक टाइम आया कि नीचे नीचे के सारे घास खत्म हो गए, पत्ते खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार चलो यार ये जो ऊपर वाला पेड़ है ना, इसके पत्ते खाए जाए। तो उछल उछल के उसके पत्ते खाने लगे और अपने नेक को बहुत ज्यादा यूज करने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो नेक है वो क्या हो गई, लंबी हो गई। सही है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि एक जगह है, यूथोपिया करके एक देश है, वहां पे जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स, उनकी जो गर्दन है ना वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनका बर्थ होता है उसके बाद बात है ना, जैसे जैसे उनका साल इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है, हर एज पे वो एक बहुत ही बड़ा सा चूड़ा होता है इसका मेटल का, वो अपने गले में एक एक इंक्रीज करते जाती है। तो जैसे 1 साल की हुई तो एक और डाल दिया, 2 साल की हुई तो 2 और डाल दिया, समझ रहे, ऐसे चूड़ा इंक्रीज करते जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो गर्दन है, उनकी जो ये है नेक है, उनका उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ये भी उन्होंने बता दिया कि भैया ये अडेप्टिव ये है, अपनी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, अडेप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म खुद को ऐसा बना रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म खुद को ऐसा बना रहे हैं। तो ये बात तो उसकी सही थी भैया, यहां तक उसने सब सही कहा, बट उसने एक गड़बड़ कर दी। उसने बोला कि जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी चीजें हम खुद को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट करते हैं, खुद को क्या करते हैं हम लोग, चेंज लाते हैं खुद के अंदर, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी पास होती है। ऐसा किसने कह दिया? दैट इज लेमार्क ने कह दिया। बट ये सच नहीं है, ये सच बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म, मान लो अगर मैं जिम जाता हूं और बहुत अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी बॉडी बना लेता हूं, जो मेरा अगला बेबी होगा, ठीक है, जो भी मेरा बेबी होगा, क्या वो बॉडी के साथ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना, मतलब उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन नहीं गई, समझ रहे हो। बट लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप कुछ भी एक्वायर्ड करोगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहना चाहते थे, ठीक है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे। एक्वायर मतलब क्या? जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, लेते हो किसी भी चीजों से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी कैरेक्टर को अगर एक्वायर करोगे तो वो एक्वायर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, पर ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है। जो यूथोपिया वाला एग्जांपल था, जो फीमेल्स का एग्जांपल था, उसमें भी जब न्यू फीमेल जन्म लेती है ना, तो उसका गर्दन का लेंथ एकदम छोटा होता है, समझ रहे हो, वो बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात तो उनकी सही थी कि भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर को एक्वायर करता है, बट ये कैरेक्टर जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में जाता है, ये बात उनकी गलत साबित हो गई, ठीक है, उनकी गलत साबित हो गई बात। क्लियर है? इसको गलत साबित किसने किया था पता है? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने चूहे का, ठीक है, जो चूहा था ना, उसकी पूंछ काट दी, ठीक है, चूहे की पूंछ काट दी और उसके बाद उसको रिप्रोडक्शन करवाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर उसने एक एक्वायर कैरेक्टर कर लिया, मतलब उसकी पूंछ गायब हो गई है, तो जो अगले आने वाली जनरेशन, उसमें पूंछ नहीं होनी चाहिए ना, पर उसकी पूंछ आ गई। दूसरा जो अगले वाला जनरेशन था उसकी भी पूंछ आ गई चूहे की, फिर उसकी भी पूंछ काटी, उस चूहे की भी पूंछ काटी और वापस उसका रिप्रोडक्शन करवा दिया, तो अगले जनरेशन की भी पूंछ आ गई चूहे की, समझ रहे हो। ऐसा उसने 21 बार किया था, मतलब 21 जनरेशन के चूहे की पूंछ काट दी थी। हालांकि बहुत निर्दयी वाला एक्सपेरिमेंट था, पर उसने किया था, ठीक है। 21 बार 21 जनरेशन तक उसने चूहे की पूंछ काट दी थी, जिसके बाद भी जब चूहा आगे अगले जनरेशन में पैदा हुआ ना, फिर भी उसकी पूंछ के साथ ही पैदा हुआ, समझ रहे हो। तो यहां से वो प्रूव किया था कि भैया ये जो तुम बात कर रहे हो ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, कि भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जिंदगी में अपने कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है, अपने बॉडी के कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। बट आपका ये कहना कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, ये गलत है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पे इनकी थ्योरी फेल हो गई, समझ में आई बात, ठीक है, इनकी थ्योरी यहां पे फेल हो गई। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो जिराफ वाली जो कहानी है, जैसे मैं अगर एक कहानी उठाऊं जिराफ वाली, तो अगर जिराफ वाली कहानी को डार्विन समझाते तो किस तरीके से समझाते, ठीक है। हाउ, अगला एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि हाउ डार्विन थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम लेमार्किज्म। अगर डार्विन लेमार्क की थ्योरी समझाते तो कैसे समझाते, कैसे वो बताते कि ये दोनों थ्योरी अलग अलग है। देखो वो क्या कहते हैं, सिंपल सा कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जिराफ आया होगा, ठीक है, जिराफ एक आया होगा, मान लो जिराफ नंबर 1 एक जिराफ आया। अब इस जिराफ के अंदर कुछ छोटा सा चेंज हुआ होगा, जैसे ये कह रहे थे ना, डार्विन कह रहे थे
डार्विन ही कह रहे थे ना कि उनके जेनेटिक कैरेक्टर में धीरे धीरे चेंज आता है, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इस जिराफ के बॉडी में, ठीक है, इस जिराफ के बॉडी में किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ा सा चेंज आया होगा, जिसकी वजह से गर्दन थोड़ी सी लंबी हो गई। तो मान लो इस जिराफ 1 से जिराफ 2 बना, उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गई, लंबी हो गई। और एक और जिराफ बना इसी से, जिराफ 3, बट इसकी गर्दन लंबी नहीं हुई है, इसी की तरह सेम का, सही है। अब इसके पास इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी, दैट्स वाई ये ऊपर ऊपर वाले जो पेड़ थे उनके पत्ते खा सकता था, सही है। तो इसके अंदर अच्छी मॉडिफिकेशन हुई होगी, भैया इसको अच्छा डाइट मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो इसके बॉर्डर, इसके जो ऑर्गन्स होंगे, इसके जो शरीर होगा वो ज्यादा हेल्दी होगा, सही है। तो इसको ज्यादा मौका मिला अपने जनरेशन को, अपना जो गैमेट है, अपना जो डीएनए है, उसको दूसरे जनरेशन में डालने का, इसको मौका मिला। इसको मौका नहीं मिला होगा क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है, इसका जो चेंजेस था वो इतने अच्छे नहीं थे। तो इसके अंदर यूजफुल मॉडिफिकेशन हुई, अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ, जिसके वजह से ये अपने गैमेट को दूसरे जनरेशन में चेंज कर पाया, दूसरे जनरेशन में डाल पाया, और ये नहीं डाल पाया। मतलब जो लॉन्ग नेक वाला जीन था वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, ठीक है, समझ में आ रही बात। मान लो यहाँ पे थोड़ी सी और चेंज हुई होगी, जिराफ 4 बना होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा और लंबा नेक होगा, तो इसको मौका मिला अपने जीन को नेक्स्ट जनरेशन में डालने का, और यहाँ पे जो सिमिलर सा बना उसको मौका नहीं मिला, समझ रहे हो। तो ऐसे आगे चलकर, ऐसे आगे कर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्या हुआ है, नेचर जो जिराफ की गर्दन है वो लंबी हुई है, समझ रहे हो। ऐसा किसने हमको समझाया था, डार्विन ने समझाया था। अगर लेमार्क की बात करें तो लेमार्क क्या बोलता कि सारे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि उनको भैया खाना खाना था, ऊपर का ऐसे तोड़े खाना खाना था, और वही गैमेट, वही जो उनके जीन थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ अपनी नेक्स्ट, या फिर बोल सकते लास्ट थियरी पे, ठीक है, लास्ट थियरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज थियरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी थियरी है। आ जाओ इसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसने दिया था बच्चों, जरा बताओ, ये किसने दिया था, ये हम लोग को दिया था ह्यूगो डी वैरिस ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ह्यूगो डी वैरिस, ठीक है, ह्यूगो डी वैरिस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इनके घर के आगे ना एक छोटा सा पौधा उगता था, ध्यान से सुनो, इनके घर के आगे एक छोटा सा पौधा उगता था, उस पौधे का नाम था ओनिथेरा लेमार्कियाना। ध्यान से सुनो, उस पौधे का नाम क्या था, एक सेकंड चेक कर लेने दो, सही है ना, हाँ स्पेलिंग गलत हो गई थी, ओनिथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, ओनिथेरा लेमार्कियाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस नाम का एक प्लांट, छोटा सा प्लांट उगता था इनके घर के आगे, किसके घर के आगे, ह्यूगो डी वैरिस के घर के आगे। तो जब इन्होंने इस प्लांट को देखा तो मान लो ये वो प्लांट है ओनिथेरा लेमार्कियाना, और ये इसके पत्ते हैं, ठीक है, और इस प्लांट के ऊपर मान लो येलो कलर का फूल उगता है, ठीक है, इसके अंदर क्या उगता है, येलो कलर का फूल उगता है, सही है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखा कि जब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझते हो ना, मतलब खुद का ऑर्गेनिज्म खुद से ही फर्टिलाइज कर दे। जब ये सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं तो यहां से जो इसके बच्चे बन रहे हैं ना, वो एक नॉर्मल बन रहा है, मतलब इसी के जैसा एक दिखने वाला बन रहा है, मान लो इसी के जैसा एक दिखने वाला बन रहा है, मतलब ये भी ग्रीन कलर के इसमें पत्ते हैं और इसमें येलो कलर का फ्लावर है, येलो कलर का फूल फ्लावर है, सही है। तो ये वाला जो प्लांट है ये सेम इसी की तरह दिख रहा है, बट एक दूसरा प्लांट बना, मान लो एक दूसरा प्लांट बना, और इस प्लांट में रेड कलर के फ्लावर आ गए, इस प्लांट में क्या आ गए, रेड कलर के फ्लावर आ गए। अब जो ह्यूगो डी वैरिस थे वो थोड़े से चिंतित हो गए, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि यार ये कैसे हुआ, नॉर्मल जो प्लांट है उसके पास येलो कलर के फ्लावर है, सही है, और उससे 2 प्रकार के फ्लावर बन गए, एक इसकी तरह, मतलब अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे एक नॉर्मल बना, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बना, एक नॉर्मल प्लांट बना, और एक एबनॉर्मल बन गया, समझ रहे हो, मतलब उससे थोड़ा सा अलग बन गया। इसके पास येलो कलर के फ्लावर है, इसके पास रेड कलर का फ्लावर आया। तो इन्होंने, इनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागी और इन्होंने क्या किया, इसका वापस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, इस प्लांट का वापस क्या करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद इन्होंने क्या नोटिस किया, वापस 2 प्रकार के प्लांट बने, एक प्लांट यहां, ठीक है, और ये जो प्लांट बना है इसके अंदर सेम इसके पेरेंट की तरह
रेड कलर का फ्लावर हुआ, लेकिन एक और प्लांट बन गया यहाँ पे साइड में, एक और प्लांट बन गया और इस प्लांट के ऊपर मान लो ब्लू कलर का फ्लावर आ गया। कौन से कलर का फ्लावर आ गया? ब्लू कलर का फ्लावर आ गया। तो भाई ह्यूगो डी वायरस वापस चिंता में आ गए, वापस टेंशन में आ गए कि यार ये तो रेड कलर का फ्लावर था। तो इस रेड कलर के फ्लावर वाले ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग टाइप के फ्लावर बने। एक इसकी तरह दिखता था, देखो ये अब नॉर्मल है, लेकिन ये इसकी तरह दिखता है ना, तो ये तो नॉर्मल हुआ, मतलब इसी की तरह दिख रहा है। बट यहां से एक दूसरा एक और अब नॉर्मल प्लांट बन गया। तो यहां से थोड़ा सा टेंशन में आ गए कौन? आपके ह्यूगो डी वायरस अंकल। ठीक है, तो इसके बाद इनको बाद में पता चला कि ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये चेंज इन क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। मतलब मान लो इसके पास अगर 14 क्रोमोसोम थे तो इसके पास क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, 16 हो गए, समझ रहे हो? इसके क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गए, 18 हो गए। मतलब चेंज इन क्रोमोसोम की वजह से यहां पर इसके कैरेक्टर्स में चेंज देखने के लिए मिल रहा था। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला यार देखो एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, दुनिया में जितने भी एवोल्यूशन है ना वो ऐसे ही हुआ है। मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सडन चेंज आना, ठीक है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, ठीक है, फटाक से। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, मतलब एक ही जनरेशन में एक फटाक से चेंज आ जाना, एक सडन चेंज आ जाना, जिसकी वजह से आपका एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्पीशीज से तीसरे स्पीशीज फॉर्म हो जाएगा। ये कहना किसका था? ह्यूगो डी वायरस का। और इन्होंने कहा कि म्यूटेशन ही एक लौता रीजन है एवोल्यूशन का, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ है, दैट इज सडन चेंज यानी म्यूटेशन। क्लियर है? बट ये बात सही नहीं है। एक्चुअली म्यूटेशन वन ऑफ द रीजन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से आगे चल के म्यूटेशन एवोल्यूशन हुई है। सही है? सो इट इज वन ऑफ द रीजन। बट ह्यूगो डी वायरस का मानना क्या था कि इकलौता यही एक रीजन है। ठीक है, इकलौता म्यूटेशन एक रीजन है जिसकी वजह से आगे चलकर क्या हुई है? एवोल्यूशन हुई है। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद इन्होंने बोला कि यार म्यूटेशन अलग अलग प्रकार की हो सकती है, बड़े सारे टाइप्स की म्यूटेशन हो सकती है। इन्होंने क्या बोला? म्यूटेशन 3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, म्यूटेशन जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव म्यूटेशन। ठीक है, अच्छा म्यूटेशन। फिर इन्होंने बोला एक और टाइप है म्यूटेशन की, दैट इज निगेटिव म्यूटेशन। और एक और टाइप है दैट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। और फिर इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नेचर में न्यूट्रल म्यूटेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेचर में न्यूट्रल म्यूटेशन देखने के लिए मिलती है। अब ये है क्या? ये तीनों अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन है क्या? देखो, पॉजिटिव म्यूटेशन मतलब क्या? ऐसा म्यूटेशन जो मेरे अंदर होने की वजह से, मान लो मेरे कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो मैं हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया। मान लो मुझे पंख निकला है, मान लो, ऐसा होगा तो नहीं, मान लो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आई और दूसरी जनरेशन को पंख निकला है, सही है, तो अब वो यहां से वहां उड़ के कहीं पे भी जा सकता है। समझ रहे हो? ठीक है। या फिर मान लो मेरे अंदर WBC के अंदर कुछ ऐसे सेल्स जनरेट हो गए, ऐसे सेल्स बन गए जो कैंसर सेल्स से लड़ सकते हैं। ठीक है, कैंसर से लड़ सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी म्यूटेशन है, पॉजिटिव म्यूटेशन है, मतलब मुझे कैंसर नहीं होगा कभी। सही है, तो ये एक टाइप का पॉजिटिव म्यूटेशन है। फिर मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं कोविड का। आप लोग ने कोविड के वायरस के बारे में सुना होगा ना, कोरोना के बारे में, तो आप लोग ने उसके कई सारे वेरिएंट के बारे में सुना होगा। जैसे सबसे पहले आया था अल्फा वेरिएंट, फिर अल्फा वेरिएंट से बीटा वेरिएंट बना, बीटा से डेल्टा बना, डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। सही है, तो ये वेरिएंट क्या है? मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर छोटी छोटी म्यूटेशन आने लग रही है, उस वायरस के अंदर छोटी छोटी म्यूटेशन आने लग रही है और वो अपना फॉर्म चेंज करने लग रहा है। और जितना वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, जितना उसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, उतना वो ज्यादा ट्रांसफरेबल हो रहा है, मतलब एक ज्यादा वो ट्रांसफर हो रहा है। सही है, जो पहला वाला था वो थोड़ा कम खतरनाक था, ये जो अगला म्यूटेशन वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, तो वो जल्दी ट्रांसफर हो जा रहा है ना। तो अगर मैं बैक्टीरिया उस वायरस के हिसाब से बात करूं तो उसके लिए तो वो पॉजिटिव म्यूटेशन है, मतलब वो फटाफट क्या हो रहा है, लोगों में ट्रांसफर हो पा रहा है। तो ये भी एक टाइप की पॉजिटिव म्यूटेशन है। हालांकि वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं था, हमें तो वो बीमारी कॉज कर रहा था, बट उसके लिए, उस वायरस के लिए वो क्या थी? पॉजिटिव म्यूटेशन थी। तो ये हो गया पॉजिटिव म्यूटेशन। फिर उन्होंने क्या बोला? यार नेगेटिव म्यूटेशन भी होती है। कुछ कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है जो बहुत ही खराब होती है हमारे बॉडी के लिए। जैसे मान लो किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम हो जाए, किसी पर्सन को टर्नर सिंड्रोम हो जाए, किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया समझते हो ना, कि उसके जो आरबीसी है वैसे सिकल शेप के हो जाते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है। दैट्स व्हाई ऐसे ऑर्गेनिज्म की ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर में डेथ हो जाती है। सही है, तो अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए तो ये तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बेकार चीज है ना, मतलब वो तो आगे चल के मर जा रहा है। तो ऐसी म्यूटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव म्यूटेशन। फिर उन्होंने क्या बोला? सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन क्या? मान लो मेरे मम्मी पापा का जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है, ठीक है मान लो, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई या फिर मेरी हाइट थोड़ी कम हो गई।
मेरे मम्मी पापा से दोनों से मेरी हाइट थोड़ी डिफरेंट हो गई, तो ये मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ। पर क्या इससे मेरा कोई फायदा हुआ या इससे मेरा कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो? ठीक है। तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को, जिससे ना हमें कोई फायदा होता है ना हमें कोई नुकसान होता है, फिर भी वो म्यूटेशन हमारे अंदर हो जाती है, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। क्लियर है? और सबसे ज्यादा न्यूट्रल म्यूटेशन ही देखने मिलती है हमारे एनवायरमेंट में। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? मॉडर्न थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी डिस्कस करना है आप लोगों को। देखो कहां तक हुआ अपन थियरीज कर रहे थे, एक और है मॉडर्न थियरी ऑफ एवोल्यूशन, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एविडेंसेस के पास चलेंगे, एविडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डी वन बाय प्रिंसिपल करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस, और उसके बाद एक लेक्चर हम बनेगा किसके लिए? ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए। उसके बाद हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम लोग जब नई वीडियो ऐड करें, ठीक है, नई वीडियो अपलोड करें, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए फटाक से। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।